वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 9। बेसिकली हमने अपनी प्रैक्टिकल सीरीज़ जब स्टार्ट की थी तो वन बाय वन हमने हर एक प्रैक्टिकल को डिस्कस किया है कि इस प्रैक्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इस प्रैक्टिकल नंबर 9 के अंदर आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि आपको नाम नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के हवाले से डिस्कशन करनी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड है दैट इज़ लिवर। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन करनी है पेंक्रियाज की, और इसके अलावा हमारे लिए विलाय का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन तीन चीज़ों की जो है डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह करनी है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये अगेन मैं आपको एक बात याद करवाती चलूँ कि ये जो प्रैक्टिकल नंबर 9 है ये सेक्शन बी का प्रैक्टिकल नंबर 9 है, ठीक है, सेक्शन बी का प्रैक्टिकल नंबर 9। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका हम कंप्लीट नेम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 9, और वो किस चीज़ के बारे में है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है विलाई, लिवर और पेंक्रियाज की फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड। यानी हमने तीन ही स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें लिवर है, पेंक्रियाज है, इसके अलावा विलाई का स्ट्रक्चर है, और हमने प्रिपेयर्ड स्लाइड्स देखनी है। यानी आपकी जो बायोलॉजिकल लैब होती है इसके अंदर मौजूद होती हैं कुछ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की, तो हम वो ऑब्जर्व करते हैं और उनके स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट काम इतना करना है कि माइक्रोस्कोप के अंदर इन तीनों स्ट्रक्चर्स की प्रिपेयर्ड स्लाइड्स एडजस्ट करनी है, और स्लाइड्स एडजस्ट करने के बाद जो है उनको केयरफुली देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या जितना डाटा यहाँ पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं अपरेटस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, और हमें प्रिपेयर्ड स्लाइड्स चाहिए पेंक्रियाज की, थायराइड की, इसके अलावा लिवर की, विलाय की। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हम पेंक्रियाज की देखते हैं। तो आप जब इसको देखेंगे पेंक्रियाज का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तो आपको ऐसा नज़र आएगा, जिसमें ये फाइन ब्रांचेस हैं पेंक्रियाटिक डक्ट की, ठीक है। इसके अलावा एसिनाई सेल्स मौजूद हैं जिसको हम एसिनस कहते हैं। एसिनर सेल मौजूद हैं, यानी कि वन सेल ऑफ एन एसिनस, ठीक है। वो पूरा ग्रुप था, यहाँ पे क्या है कि एक सेल है। पेंक्रियाटिक डक्ट है, एसिनर सेल अगेन आ गया, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स, अल्फ़ा बीटा सेल, कैपिलरीज हैं, अल्फ़ा सेल हैं, बीटा सेल हैं। तो ये इस तरह का आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आता है, बिल्कुल एक फूल की तरह का, कि सेंटर में इस तरह से है, ठीक है, और सराउंडिंग में फिर इस तरह से आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं कि हमें लुक लाइक पेंक्रियाज लगता है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो 1 to 2% होता है, और एक्सोक्राइन इसमें 98 से 99 होता है। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं स्पेशल डक्ट्स के अंदर, और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है कि पेंक्रियाज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, तो वही उन्होंने आपको बताया है कि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 1 to 2% है, और एक्सोक्राइन 98 से 99% होता है। इसके अलावा सीरस एसिनर जो है, एसिनाई सेल जो होते हैं, जैसे आपके लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, तो यहाँ पर पेंक्रियाज में बिल्कुल वैसे ही सीरस एसिनाई होती हैं। तो इनमें स्मॉल लोब्यूल्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। लोब्यूल ब्लड वेसल्स के साथ सराउंडेड होती हैं, डक्ट नर्व्स भी होती हैं, ओकेजनल पेसनल कॉर्पसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी होते हैं। कॉर्पसल का मतलब होता है सेल या ब्लड सेल। पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर पिरामिड शेप प्रोटीन सेक्रेटिंग एंजाइमोजन सेल्स मौजूद होते हैं, और सेक्रेटरी प्रोड्यूसिंग हम कहते हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट एसिनल सेल्स भी देते हैं, जिनके अंदर हम कहते हैं कि जो इंटरकलेक्टेड डिस्क की मदद से बड़ी आसानी से ड्रेन किए जाते हैं, और इन डक्ट्स में जो है कनेक्टिव टिश्यू की मदद से भेजे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप जानते हैं पेंक्रियाटिक आइलेट्स के हवाले से, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स भी कहते हैं, जो एंडोक्राइन रोल प्ले करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस रोल के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स के अंदर अल्फ़ा और बीटा दो तरह के सेल हैं, लेकिन नॉर्मली अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एस सेल्स होती हैं, एफ़ सेल्स होती हैं। अल्फ़ा बीटा डेल्टा और एफ़ सेल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने जब पेंक्रियाज का टॉपिक पढ़ा था तब ही मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई भी थी, नोट भी करवाई थी। और यहाँ पे हम अगेन वही चीज़ देख रहे हैं कि पेंक्रियाटिक आइलेट्स जो हैं ये राउंड शेप के राउंड मैसेज होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, और इनका साइज़ जो होता है ये लार्जर होता है। और फिर उसके बाद ये क्लस्टर्स ऑफ एपिथेलियल सेल यानी न्यूमरस कैपिलरी से ये काम चलता है।
साइटोप्लाज्म जो होता है अल्फा सेल्स का ये पिंक कलर का होता है, और साइटोप्लाज्म जो है ये फिर बाद में ब्लू कलर का भी हो जाता है हेमेटोजाइलॉन की वजह से। ठीक है कि पहले पिंक कलर का होगा, लेकिन जब आप इस पर हेमेटोजाइलॉन अप्लाई करेंगे और उसको वॉश आउट करेंगे तो कुछ देर बाद वो खुद ब खुद ही पिंक कलर का जो है ना वो हो जाता है, सॉरी ब्लू कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद अल्फा सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, जैसे टोटली ऑपोजिट है। और बीटा सेल जो होती है ना ये 70% है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स की, यानी इसकी जो क्वांटिटी है बीटा सेल्स की वो ज़्यादा होती है। सो बीटा सेल 70% ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स है। 70% बीटा सेल हो गई यानी इंसुलिन की क्वांटिटी हो गई, और 30% जो है वो ग्लूकागॉन, या फिर हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन की जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनकी हो जाती है। तो अब ये जो आपको एक प्रैक्टिकल आया है इसमें जस्ट आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लगानी है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है और ये वाली डायग्राम बना देनी है। ये वाली डायग्राम जो आपको आ रही है स्क्रीन पर, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है, इसमें लंग्स का जो है सॉरी लिवर का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब लिवर का ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट लोब्यूल्स हैं। मैं पहले आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लड फ्लो हेपेटिक वेन का ऊपर की तरफ जा रहा था, बेसिकली आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो दैट्स उन्होंने ऊपर की तरफ शो की है। ब्लड यहाँ से ब्रांचेस ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ब्लड उठ रहा है और सेंटर की तरफ जा रहा है, जो कि इसको लेकर जा रही हैं टुवर्ड्स द हार्ट। इसी तरह यहाँ पे भी सेम यही अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी सेम यही अरेंजमेंट है इन चीज़ों की। अगर हम थ्योरी को देखते हैं तो थ्योरी के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि जो टीएस सेक्शन इंटरनल सेक्शन है लीव का, उसमें सेंट्रल वैक्यूल होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल के अरेंज बहुत सारे हेपेटिक सेल्स अरेंज होते हैं, जैसे ये सारे सेल्स जो है इसके सराउंडिंग में अरेंज है। बिटवीन हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं, वो भी हमने देख लिया कि ये हेपेटिक लोब्यूल है। हेपेटिक लोब्यूल में एक हेपेटिक आर्टरी, वेन और हेपेटिक बाइल डक्ट होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जी, हम थोड़ा एक बार फिर से जूम आउट कर लेते हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया जिसमें लार्ज वैक्यूल है। फिर उसके बाद ये सेल्स जो है वो यहाँ से ब्लड लेते हैं और आगे की तरफ इसको रिसीव करते हैं। तो यहीं पर ये सारे ख़ास किस्म के सेल्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवर की वर्किंग के अंदर। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सेंट्रल लार्ज वैक्यूल और सेंट्रल वेन्यूल, हेपेटिक सेल्स और हेक्सागोनल हेपेटिक ट्यूब्स, ये लोब्यूल्स, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर्स है जिनकी ये डायग्राम है। तो आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। लास्ट हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें बेसिकली विलाई के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। विलाई के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये तो आपको एक ख़ास डायग्राम बनाई गई है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये चीज़ जो एक नर्व सेंटर में आ रही है लेक्टल है, ठीक है, ये सराउंड करें ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये सेल गोबलेट सेल्स हैं, और ये एट्रियोल वेन्यूल और लिम्फेटिक वेसल है। ये एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो टीएस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें 4 लेयर्स हैं। एक है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर और सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा क्या होती है कि ये विलाई बनाती है क्योंकि ये इनरमोस्ट इंटेस्टिनल ग्लैंड की लेयर होती है, और विलाई जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सब म्यूकोसा क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो कि सराउंड करती हैं ऑब्वियसली म्यूकोसा को। मस्कुलर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 मसल्स होते हैं, सिरोसा बाहर के लिए आउटसाइड ऑफ इंटेस्टाइन। अब इसमें ये हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन थी जो कि मेंशन है। सो आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है और ये भी लाजमी प्रिपेयर करना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको नाम क्या दिया है, जिनको नाम दिया गया है विलाई का। तो ये स्ट्रक्चर्स है जिनको नाम दिया गया था विलाई का, और ये हमारा प्रैक्टिकल था आज का। इसके प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट हम देख लेते हैं। उन्होंने बताया आइडेंटिफाइड द डायग्राम एंड लेबल ए बी एंड सी डी। अब देखें डायग्राम अभी हमने देखी है, डायग्राम जो है ये हमारे पास किस चीज़ की डायग्राम है मैं आपको बता देती हूँ। डायग्राम हमारे पास जो है विलाई के स्ट्रक्चर की है। ए वाली अगर आप देखते हैं तो ये सेल्स हैं, बी वाली अगर आप देखते हैं तो लेक्टल है, और सी वाली अगर आप देखते हैं तो कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वाई देयर आर शोन मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन द डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डायग्राम के अंदर क्यों है, ये ऐसा सेल होगा जो एक्टिव सेल होगा, ताकि यानी लिवर सेल होगा जिसको वर्किंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे।
फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड ऑल्सो गिव द अल्फा एंड बीटा सेल्स। अब ये जो रोल ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, अब ये आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस पैंक्रियास की है और क्वेश्चन उनका ये है आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड ऑल्सो गिव द रोल अल्फा एंड बीटा सेल। अब डायग्राम तो ऑब्वियसली बात अल्फा और बीटा सेल पैंक्रियास में होता है, तो ये पैंक्रियास का है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन रिलीज़ करता है जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं जो कि ग्लूकोज की ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड गिव द रोल ऑफ कफर सेल्स एंड हिपेटोसाइट्स। अब ये डायग्राम जो है ये लिवर की डायग्राम है, और कफर सेल्स जो हैं ये कफर सेल्स क्या काम करते हैं जी, ये देख लेते हैं हम यहाँ से। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या थी, विलाय, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ए में एपिथेलियल सेल लाइनिंग थी, बी में ब्लड कैपिलरीज और सी में लिम्फेटिक, ठीक हो गया। विलाय और माइक्रोविलाय दोनों सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से एटीपी बनती है, तो दैट वाई माइटोकॉन्ड्रिया क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एक क्रॉस सेक्शन है पेंक्रियास का, और अल्फा सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते होम मेड ग्लूकोन, बीटा बिल्कुल नहीं होते इंसुलिन के अंदर, हेपेटिक लोब्यूल होता है। इसके अलावा कफर सेल स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जैसे ही एंटर होता है ना फ़ौरन उसको इंगल्फ कर लेते हैं, और हेपेटोसाइट्स जो है वो 80% है बॉडी के अंदर जो बाइल रिलीज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पेज का जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था और आंसर उन्होंने कितना शॉर्ट समराइज करके लिखा है। सो अगेन आई एडवाइस यू ऑल टू वर्क हार्ड और बहुत अच्छे तैयारी करके जाएं, अपने पेपर बहुत अच्छे करें, प्रैक्टिकल से पूरा फोकस करें। आई विश यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लें, या आप फुल में से ज़्यादा ना करें तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स ले लें। वैसे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। एंड वंस अगेन एंड दैन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।